हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे मिडाइवल हिस्ट्री का ही पार्ट है, लेकिन ये दक्षिण की हिस्ट्री है। ठीक है, जो दक्षिण भारत में घटनाएं घटित हो रही हैं। तो वहाँ पे एक साम्राज्य की स्थापना हुई थी विजयनगर की, और एक हुई थी बहमनी साम्राज्य की। 1336 में आपकी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होगी, और 1347 में ही आपकी बहमनी साम्राज्य की स्थापना हो जाएगी। इस समय दिल्ली में शासक कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक शासक रहेगा। तो इसी के काल में दोनों साम्राज्यों की स्थापना हो जाएगी। क्योंकि होता क्या है कि ये जो हरिहर और बुक्का नामक दो भाई रहते हैं, तो इनका क्या होगा कि हरिहर और बुक्का को एक युद्ध होगा दक्षिण का, काकती वंश के विरुद्ध। किसका? MBT करेगा, मोहम्मद बिन तुगलक। और काकती वंश की सेवा में हरिहर और बुक्का रहेंगे। तो ये क्या करेगा? उनको हराएगा और इन दोनों को बंदी बना के ले जाएगा। बंदी बना के ले जाने के बाद ये इनको इस्लाम में कन्वर्ट कराएगा और अपने यहाँ रख लेगा वहीं पे। लेकिन फाइनली फिर दक्षिण में एक विद्रोह होगा, और वो विद्रोह दबाने के लिए इन लोगों को भेजेगा। क्योंकि विद्रोह दबाने आएंगे और फिर ये आ जाएंगे, गुरु रहते हैं एक विद्यारण्य इनके संपर्क। ये फिर से इनको हिंदू धर्म में दीक्षित करेंगे, और ये लोग वापस न जाके यहीं रह जाएंगे और यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करेंगे। इसमें चार वंश आएंगे आपके: संगम, सालू, तुलु और अरविडू। संगम इनके डैडी का नाम था, उनके नाम पे वंश हो गया। तो चारों वंश रहेंगे। एक फेमस शासक रहेंगे कृष्णदेव राय, उनके बारे में थोड़ा डिटेल में जिक्र होगी। बाकी लोग हैं जैसे आपके देवराय प्रथम है, इन्होंने क्या किया था? तुंगभद्रा नदी पे बांध बनवाया था। ये क्वेश्चन रिपीटेडली यूपीएससी में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, इसके बहुत सारे लोग विदेशी यात्री यहाँ पे आए, जैसे निकोलो कॉन्टी, डुआर्टो बारबोसा, फादर लुई, है ना, डोमिंगो पेस। ये सब आए। तो इनके बारे में अब्दुल रज्जाक आया, इनके बारे में पूछा जाता है किसके काल में है, सब कुछ देखेंगे। इसके बाद बहमनी साम्राज्य में कुछ शासक वगैरह इंपॉर्टेंट है। एक ईरानी व्यापारी आया था, महमूद गवा। बाद में इंडिया में आके वो पीएम के पोस्ट तक पहुंचा है मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में। वो सब चीजें तो आज के ही हम टॉपिक में विजयनगर साम्राज्य भी पूरा देखेंगे और बहमनी देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक या दो क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आते हैं। बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये टॉपिक इससे बेस्ट हो नहीं सकता। ठीक है, तो संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का पहले काकती वंश था, इनके शासक की सेवा में थे। युद्धबंदी कौन बनाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। ठीक है, शॉर्ट में इसको MBT बोलते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको युद्धबंदी बना लिया। युद्धबंदी बना के दिल्ली लाया गया, और दिल्ली में क्या किया? इनको इस्लाम में कन्वर्ट करा दिया गया। तो दोनों ने क्या? इस्लाम स्वीकार कर लिया। दक्षिण भारत में फिर से विद्रोह होंगे तो इनका दमन करने के लिए इन्हीं को भेजा जाएगा, सेना लेके जाएंगे। लेकिन गुरुजी मिल जाएंगे, गुरुजी इन्हें पुनः हिंदू धर्म में क्या दीक्षित कर देंगे। तो हरिहर और बुक्का ने विद्यारण और सायन, सायन थे एक, उनकी सहायता से, विद्यारण तो गुरु हो गए, एक सायन थे सेनापति टाइप के, इनकी सहायता से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। कहाँ पे की? तुंगभद्रा नदी। ये भी पूछा जाता है। विजयनगर साम्राज्य या इसकी राजधानी हम्पी थी। आज की डेट में इसको हम्पी ही बोला जाता है पूरे क्षेत्र को। तो हम्पी किस नदी के किनारे बसा है? तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी छोर पर अन्नेगोड़ी नामक स्थान पे इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। ठीक है, अब जो पूरा हिंदू साम्राज्य था, विजयनगर साम्राज्य आपका हिंदू हो गया, और चारों तरफ से यहाँ पे मुस्लिम साम्राज्य, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर, ये सब पांच जो राज्य थे वो मुस्लिम राज्य घिरा था। और लास्ट में ये सब एक साथ मिलकर तालीकोटा का युद्ध होगा, और इनको बुरी तरह से हराएगा और जला देगा, पूरे साम्राज्य को जला दिया जाएगा विजयनगर। ठीक है, लेकिन ये इतने जल्दी नहीं होगा। 1336 है ये, 1565 तक चलेगा, 200 साल से ऊपर चलेगा ये कार्यक्रम। ठीक है, उसके बाद की बात हो रही। अब देखते हैं विजयनगर का आधुनिक नाम क्या है? हम्पी। पिता का नाम इनके संगम था। तो इन्हीं के नाम पे वंश शुरू होगा। 1336 से 1485 तक आपका कौन सा होगा? संगम वंश। फिर सालू वंश आएगा 1485 से 1505। फिर तुलु आएगा 1505 से 1570। और फिर ये अरविडू वंश। ये बहुत ज्यादा वो नहीं है हाईलाइटेड, तो इनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानना, बस ये जानना है कि हाँ वंश था। ठीक है, संगम वंश 1336 से 1356। सबसे पहले हरिहर गद्दी पे बैठेगा 20 साल के लिए। विजयनगर को अपनी राजधानी बनाएगा। इसे दो समुद्रों का स्वामी कहा जाता है। तो जिसके बारे में जो इंपॉर्टेंट तथ्य है हम केवल उसी पे जा रहे हैं, बहुत डिटेल में नहीं जा रहे। ठीक है, बुक्का के पुत्र कंपा ने मदुरई को विजित कर लिया। ठीक,
कंपा की पत्नी गंगा देवी ने मदुरै विजयम की रचना की। बस इसके काल में यही इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर बुक्का आ जाएंगे। बुक्का 1356 से 77 तक रहेंगे, तो 21 साल तक ये बैठेंगे। इनकी उपाधि क्या थी? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक, क्योंकि वेद मार्गों की इन्होंने प्रतिष्ठा की थी। बुक्का ने दक्षिण भारत में वैदिक संस्कृति को प्रसारित किया। तो जो वैदिक संस्कृति है उसको प्रसारित करने में किसका योगदान था? बुक्का का, दक्षिण भारत। और किसकी सहायता है कि सायण, जो मैंने, सायण एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति, इन्हीं की सहायता से शासक बने थे हरिहर। सायण को क्या है? वेदों का भाष्यकार कहते हैं, और इसे 3 समुद्रों का स्वामी कहते हैं। बाकी राजा 2 समुद्र का है, लेकिन ये 3 समुद्रों का। हरिहर द्वितीय। अब आएंगे हरिहर द्वितीय। तो पहला व्यक्ति रहेगा जो महाराजाधिराज की उपाधि धारण करेगा। इसके पहले के जो दोनों हैं उन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण नहीं की थी, लेकिन ये करेंगे हरिहर द्वितीय। कब से कब तक रहेंगे? 1377 से 1404 तक ये शासन करेंगे। तो इनके बारे में कोई ऐसा इंपॉर्टेंट काम नहीं हुआ है, तो हम ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहे हैं, अभी थोड़ा हमें जल्दी भी करनी है चीजें। ठीक है, फिर आएंगे देवराय प्रथम। ये इंपॉर्टेंट है। पहली इंपॉर्टेंस इनकी क्या है कि इटली के यात्री थे निकोलियो कॉन्टी। इन्होंने इनके समय में विजयनगर की यात्रा की, पत्नी के साथ आए थे। निकोलो कॉन्टी के अनुसार देवराय बन ने, इन्होंने ही वर्णन किया, तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण करवाया एवं नहरों का निर्माण कराया। तो ये देखो, इस टाइम से भी आप देखोगे साउथ में तालाबों का निर्माण की बात होगी, बांधों के निर्माण की बात होगी, नहरों की होगी। साउथ में आज भी तालाबों से सर्वाधिक सिंचित जमीन है। ठीक है, अब देवराय द्वितीय आएंगे। इसकी उपाधि क्या थी? इम्माडी देवराय, या गज बैठकर। हाथी का इसने शिकार किया था, तो गज बैठकर भी बोला जाता है। इस वंश का सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक यही था। इसने बड़े स्तर पर तुर्क धनुर्धरों, जो तुर्की से आए हुए धनुर्धर थे, अपनी सेना में भर्ती किया एवं एक मस्जिद का निर्माण करवाया। यहां से इनकी धर्मनिरपेक्षता की जानकारी मिलती है कि ये धर्म में ज्यादा भेदभाव नहीं कर रहे। ठीक है, इसके समय फारस का दूत एक आया, अब्दुल रज्जाक। बहुत इंपॉर्टेंट है। उस टाइम पे कौन आया था? निकोलो कॉन्टी देवराय बन के समय में। और देवराय द्वितीय के समय में कौन आया? अब्दुल रज्जाक, फारस का दूत था। अब्दुल रज्जाक विजयनगर की प्रशंसा करता है। देवराय द्वितीय खुद एक विद्वान था। इसने एक महानाटक लिखा है, सुधा निधि। पतंजलि ने जो महाभाष्य लिखा था उन पर एक टीका लिखी है। ठीक है, पाणिनि की अष्टाध्यायी पे टीका किसने लिखी? पतंजलि ने, जिसको नाम लिखा महाभाष्य। और महाभाष्य पे एक टीका लिख दी इन्होंने। क्या नाम लिखा इसका? टीका लिखी, इसका नाम नहीं दिया। ठीक है, इसके मंत्री लकन्ना को समुद्र का स्वामी कहा जाता है। इसका जो मंत्री था लकन्ना, इसने समुद्री व्यापार पर विशेष बल दिया। ये सारे इंपॉर्टेंट तथ्य आपके देवराय द्वितीय के बारे में। अब आ जाते हैं विरूपाक्ष द्वितीय के बारे में। यह अंतिम शासक था किसका? संगम वंश का। सालू वंश, अब दूसरा वंश शुरू होने वाला है, तो उसका शासक कौन है? नरसिंह, जो शुरू होगा। तो सालू वंश के नरसिंह ने, चंदनगर के गवर्नर सालू नरसिंह ने नए वंश की स्थापना की। नरसिंह ने इसको क्या? हत्या कर दी थी। ठीक है, सालू वंश के नरसिंह है ना, इनकी हत्या करेंगे और इसके बाद सालू वंश की नींव रखेंगे। और सालू वंश का ये क्या है? उस टाइम पे चंदनगर का गवर्नर। सालू वंश देख लेते हैं, 1485 से 1505 तक। ठीक, सालू नरसिंह पहला रहेगा 1485 से 1491 तक। इसका सेनापति कौन रहेगा? नरसा नायक। फिर अगला रहेगा इम्माडी नरसिंह। इम्माडी नरसिंह के समय वास्तविक शक्तियां किसके? नरसा नायक के पास हैं, जो इसका सेनापति है, मंत्री वजीर जो। ठीक है, वो रहता है। इनको तो एक इनका संरक्षक है, वो तो वास्तविक शक्तियां भी उसी के पास। नरसा नायक ने इम्माडी नरसिंह को पेनुकोंडा के किले में कैद कर दिया, और इसके पुत्र, नरसा नायक का जो पुत्र होगा वीर नरसिंह, वो इनकी फिर हत्या ही कर देगा। सोचेगा कैद से काम नहीं चलेगा, नहीं तो ये बने रहेंगे। तो इनके क्या होगा? फिर नरसा नायक का जो पुत्र रहेगा वो इम्माडी नरसिंह की हत्या कर देगा, और यहीं से तीसरे वंश की स्थापना होगी। वो क्या नाम है उसका? तुलु वंश। तो सालू वंश ज्यादा समय तक नहीं चला, 20 साल में समाप्त हो गया। अब तुलु वंश 1505 से 1570 तक, तो ये भी 65 साल ही चलेगा। तो सबसे पहले वीर नरसिंह जो पुत्र है इनका, वो सत्ता पे बैठेगा। इसने अपनी प्रजा को युद्ध प्रिय बनाया है, कि प्रजा युद्ध को लाइक करने लगी और ज्यादा।
अब जो सबसे महान शासक है विजयनगर साम्राज्य का, वो आ गया कृष्णदेव राय। 1509 से 1529 तक, मतलब 20 साल रहेगा। उड़ीसा के गजपति, उड़ीसा का शासक था गजपति, गजपति वंश इसका वंश भी था। इसको 4 बार पराजित किया था कृष्णदेव राय। गजपति की बेटी से विवाह भी किया। पुर्तगालियों से इसने मित्रता कर ली। तो पुर्तगीज के बारे में बहुत सारी जानकारी दो। गुजरात के शासक से वो ले लेता है क्षेत्र दमन-दीव, यहाँ भी मित्रता कर रहा है। पुर्तगाली गवर्नर था अल्फांसो डी अल्बुकर्क, मैंने पहले बताया था, ठीक है। तो इससे क्या करेगा, ये मित्र बनाएगा। इसने पुर्तगालियों को भटकल में किला बनाने की अनुमति प्रदान की। पुर्तगालियों ने बीजापुर से गोवा छीन लिया। बीजापुर जो है इसके आसपास है, जो मैंने बोला बीजापुर, गोलकुंडा, ये सब। तो पुर्तगाली इसी के समय में बीजापुर से गोवा को छीन लेंगे। अब कौन कौन आया है इसके समय में, किन किन यात्रियों ने यात्रा की? डोमिंगो पायस ने, डुआर्टा बारबोसा ने और फादर लुई ने। ये 3 व्यक्ति आए थे कृष्णदेव राय के समय में, इन्होंने यात्रा की थी विजयनगर साम्राज्य। खुद में एक विद्वान शासक था। क्या क्या काम किए, इसकी खुद की रचनाएं पूछी जाती हैं। तो पहली तो इसकी उपाधि पूछी जाती है अभिनव भोज और आंध्र भोज। तो इसके दरबार में ना अष्टदिग्गज थे, अष्टदिग्गज। एक होता है अष्टप्रधान, अष्टप्रधान शिवाजी के मंत्री परिषद थे, ठीक है, अष्टप्रधान रहते थे शिवाजी के। अष्टदिग्गज किसमें? कृष्णदेव राय के दरबार में थे। और अष्टछाप जो होती है वो पुष्टिमार्ग संप्रदाय है, विठल नाथ के पुत्र जो थे उन्होंने, ठीक है। इस प्रकार से चीजें चल रही। अब आते हैं पुस्तक इसकी कौन कौन सी है। अमुक्त माल्यपदा तेलुगु भाषा में लिखी है। 5 तेलुगु के टोटल 5 महाकाव्य हैं, उनमें से एक ये है, इन्होंने ही लिखी है कृष्णदेव राय। इसमें वैष्णव धर्म की जानकारी मिलती है। उषा परिणय भी लिखी है। जामवती कल्याणम एक नाटक लिखा है, जामवती कल्याणम संस्कृत में, ये भी किसने लिखा है? कृष्णदेव राय ने। इनके समय तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़ तीनों भाषाओं में साहित्य की रचना हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इसे तेलुगु भाषा का क्लासिक गोल्डन एरा बोला जाता है। तेलुगु भाषा का सर्वाधिक विकास हुआ तेलुगु भाषा का इसके समय, ठीक है। इसके दरबार में अष्टदिग्गज थे। कौन कौन अष्टदिग्गज थे, वन बाई वन करके हम उनकी भी चर्चा करेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट होंगे उनकी, ठीक है। 7 जो लोग हैं उनकी होगी चर्चा। तो पहला कौन सा था? अल्लासीन पेडन्ना, या जिसको पेडन्ना बोलते थे, कहीं कहीं इनका जिक्र पेडन्ना नाम से भी। तो ये इनकी पुस्तक, इसे पहली बात तो इन्हें क्या तेलुगु कविता का पितामह कहा जाता है। और तेलुगु और तमिल साहित्य क्या है ना, बहुत फेमस साहित्य। इनकी भाषा संस्कृत से मिलती जुलती है। इनके ग्रंथ वगैरह उस टाइप के हैं कि माना जाता है कि ये समझो बहुत ही क्लासिक टाइप के, ठीक। तो इनकी पुस्तक कौन सी थी? हरिकथा सार और मनुचरित इन्होंने लिखी। फिर दूसरे तेनाली राम कृष्ण, इन्होंने क्या लिखा है? पांडुरंग महात्म, और तेलुगु भाषा की 5 महाकाव्यों में से ये भी एक है। एक खुद उन्होंने लिखा है, एक इनके अष्टदिग्गज में से लिखा है। फिर धुर्जटी कालहस्ती महात्मा लिखा है इन्होंने। नंदी तिम्मन परिजात हरण लिखा है इन्होंने। भट्टमूर्ति नरस भूपालियम लिखा है इन्होंने। अयल राजू रामचंद्र, इन्होंने क्या लिखा? रामाभ्युदयम और पिंगलीश्वरम, ठीक है। ये इनके अष्टदिग्गज के मोस्ट 7 पार्ट है, ठीक है। फिर कृष्णदेव राय ने खुद विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कराया। हम्पी में है। हजारा राम का भी मंदिर कराया, हजारा राम मंदिर भी है, बहुत फेमस मंदिर। इनका भी निर्माण इन्होंने कराया। हजारा राम मंदिर में बोला जाता है कि संगीत निकलता है। जो खंबे है ना, वो एक तो जमीन से नहीं जुड़े, ऊपर वो है जमीन से जुड़े नहीं, और इन खंभों को कुछ करो संगीत निकलता है। इसका देखना यूट्यूब पर। इसने मंदिरों और ब्राह्मणों को भूमि का अनुदान दिया, जिसे देवदेह या ब्रह्मदेह कहा जाता है, ठीक। आगे आ जाते हैं। इससे शिक्षा, क्यों मंदिर शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित हुए। मंदिर केवल शिक्षा के केंद्र नहीं, यहाँ पे साउथ के मंदिर देखोगे ना, चारों तरफ से बड़ी दीवार से घिरे हुए। मंदिर के आसपास दुकान है, मंदिर के अंदर ही जो प्रांगण है वहां पे दुकान है, बड़ा सा मार्केट मिलेगा, हर टाइप की आपको दुकानें मिल जाएंगी इसमें। जो शुद्ध दुकानें होती हैं, घी दूध दही खाने पीने, इस श्रृंगार के बस्ते सब, ठीक है। इन सब के तो इधर मंदिर प्रांगण में ही जो चारों तरफ परकोटा है, बड़े बड़े द्वार हैं जिसको बोला जाता है गोपुरम। यहाँ पे चबूतरा वगैरह नहीं, जमीन से ही शुरू हो जाते हैं मंदिर। चारों तरफ दीवार जरूर मिलेगी, बड़े बड़े द्वार मिलेंगे, अंदर वही मंडपम गर्भगृह वगैरह, विमान, स्तूप, ये सब चीजें मिल जाएंगी, ठीक। अब अच्युत देव राय रहेंगे अगले शासक कृष्णदेव राय के बाद। अब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगर देखते हैं तो डिक्लाइन करना शुरू हुआ।
इन्होंने अपना राज्याभिषेक तिरुपति बालाजी मंदिर में करवाया था अच्युत देव राय ने। इसने मंडलेश्वर नामक उपाधि की नियुक्ति अधिकारी की नियुक्ति की, मंडलेश्वर नामक एक अधिकारी की नियुक्ति की। पुर्तगाली यात्री नूनीज आखिरी यात्री है जिसके जिक्र होता है, तो वो इनके काल में आया था, अच्युत देव राय के, विजयनगर के। फिर एक अगला शासक बनेगा सदाशिव, ठीक। इनके संरक्षक कौन रहेंगे? राम राय। क्योंकि संरक्षण जो मैंने बोला ये लोग नाबालिग होते थे, तो मेन काम कौन करता? राम राय कर रहा है, इनका नाम है केवल। तो राम राय पड़ोसी राज्यों के मामले में अत्यधिक हस्तक्षेप करता था, जिससे क्या हुए, पड़ोसी राज्य थोड़े से ज्यादा असंतुष्ट हुए, सब एक साथ मिल गए। तो विजयनगर वर्सेज बीजापुर नेतृत्व करता था, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर, ठीक है। बरार इस युद्ध में भाग नहीं लेगा। टोटल इसके 5 राज्य थे जो मुस्लिम राज्य थे, जिनसे घिरा हुआ था ये अकेले। तो 4 लोग मिलके 1565 में, जिसको तालीकोटा का या राक्षस टंगड़ी का युद्ध बोला जाता है, या बन्नेहट्टी का राक्षस टंगड़ी के, ये लोग मिलके एकदम राक्षसों की तरह इन्होंने हमला कर दिया। ये युद्ध होगा, और युद्ध में क्या होगा, विजयनगर को नष्ट कर देंगे, हम्पी को आग लगा देंगे, पूरी राजधानी नष्ट कर देंगे, बहुत तहस नहस कर देंगे। उसके बाद ये साम्राज्य ज्यादा उठ नहीं पाया, ठीक है। जो राम राय रहता है वो लड़ता हुआ मारा जाता है। फिर अरबीडो वंश आता है, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, संस्थापक जान लो, सन जान लो। 1570 में शुरू होता है, तिरुमल इसके संस्थापक लगते हैं। यहाँ पे आपका समाप्त हो गया जो राजतंत्रात्मक प्रणाली युद्ध है। अब इनकी प्रशासनिक व्यवस्था देख लेते हैं विजयनगर साम्राज्य की। तो केंद्रीकृत प्रशासन था, सबको पता है, जितने भी राजा हैं, शासक हैं, वो क्या केंद्रीकृत प्रशासन ही रखना पसंद करते हैं। निरंकुश शासन था, राजत्व के दैवी सिद्धांत को मानते थे कि राजा यहाँ पे ईश्वर के द्वारा भेजा गया है, उसको मानना पड़ेगा। राज्याभिषेक मंदिरों में करवाते थे, तो ये अपना राज्याभिषेक करवाते थे मंदिरों में। चाणक्य ने एक सप्तांग दिया था, चाणक्य ने बोला था कि कोई राज्य उसके 7 अंग होते हैं, राजा, अमात्य, दुर्ग, कोष, मित्र, बल, है ना। तो यही बोला है इन्होंने। राजा, एक तो राज्य के कौन कौन से हैं, राजा हो गया, दूसरा हो गया क्षेत्र हो गया, तीसरा अमात्य मतलब मंत्री, बल मतलब सेना, दुर्ग, कोष, मित्र, इन सब का राजा जो चाणक्य है उसने सप्तांग की बात की है। ये चीजों की मैंने आपको बताया होगा, अगर देखा होगा आपने एंशियंट पढ़ा होगा तो उसमें इनका जिक्र हुआ होगा, नहीं तो मेंस मॉडल आंसर में कहीं ना कहीं जिक्र हुआ होगा, जो आपकी मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था है उसमें। बड़े अधिकारियों को दंडनायक कहा जाता है, और छोटे अधिकारी कार्यकर्ती कहलाते थे। प्रांतीय प्रशासन देख लेते हैं विजयनगर साम्राज्य का, कि कृष्णदेव राय के समय 6 प्रांतों में पूरे राज्य को विभाजित किया गया। केवल शाही परिवार के सदस्यों को गवर्नर के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो प्रांतों के गवर्नर क्या होते? प्रांतों के हेड होते थे, और हेड पे कौन रहेगा? जो शाही परिवार का सदस्य रहेगा। इन शाही परिवार के सदस्यों को या गवर्नरों को क्या सिक्के चलाने का अधिकार था। प्रांतपतियों को भूमि देने का भी अधिकार होता था, जो प्रांतपति होते थे गवर्नर, इनको भूमि भी दान में देने का अधिकार होता था। फिर 2 व्यवस्थाएं चलती थी, एक नायकर व्यवस्था, दूसरी आयंगर व्यवस्था। बहुत फेमस व्यवस्था है, इसके बारे में पूछा जाता है। तो ये क्या होता था कि जो बड़े अधिकारी होते थे उनको उनकी सेवा के बदले भूमि दी जाती थी। भूमि को अमरम कहा जाता था और नायक को अमर नायक कहा जाता था, बस यही है। तो नायक क्या है? बड़े अधिकारी। जो भूमि दी जाती थी उनको क्या बोला जाता था? अमरम। और जो नायक होता था उनको क्या बोला जाता था? अमर नायक, ठीक है। तो अमर नायक व्यवस्था ये थी। भूमि में ये क्या करते? राजस्व वसूलते थे, जो खर्चा होता था निकाल के एक उसका हिस्सा ये भी जमा करते थे केंद्र। तो एक जितनी भी व्यवस्थाएं, चाहे मनसबदारी, चाहे जागीरदार, सब ओवरऑल देखो सबका स्वरूप सेम ही मिलेगा, मैक्सिमम स्वरूप सेम मिलेगा। थोड़ा बहुत अंतर क्या है कि किसी का वंशानुगत होगा, किसी का वंशानुगत नहीं होगा, किसी का ट्रांसफर हो जाएगा, किसी का नहीं होगा, कोई बर्खास्त किया जा सकता है, कोई नहीं, कोई पद बेचा जा सकता है, कोई नहीं, बस ये अंतर होगा। आयंगर व्यवस्था भी देखो क्या थी। गांव के प्रशासनिक और न्यायिक उत्तरदायित्व के निर्वहन हेतु 12 सदस्य होते थे, जिन्हें आयंगर कहा जाता था। तो 12 सदस्य ऐसे होते थे जिनको आयंगर कहा जाता था, और ये क्या करते थे? गांव के प्रशासनिक और न्यायिक चीजें देखते थे, जो मामले देखते थे, ठीक है। आयंगर पद को बेचा जा सकता था। यह पद वंशानुगत होता था, मतलब कोई आयंगर है, टोटल 12 फिक्स हो गए। अब जो अगला बनेगा इनके पुत्र में से ही बनेगा, जो वंश में से, ठीक। तो इस पद को अगर कोई बेचना चाहे तो पैसे लेके बेच दे, फिर उसके साथ पास पहुंच जाएगा तो उसका वंशानुगत चलेगा। ऐसी यह व्यवस्था थी आयंगर व्यवस्था। सामाजिक स्थिति देख लेते हैं विजयनगर साम्राज्य में। समाज का जो है ना, देखो उत्तर भारत है, यहाँ पे समाज 4 वर्णों में विभाजित रहता है।
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अधिकतर जन। और यहाँ पे क्या रहेगा, एक तो ब्राह्मण और ग्यारह ब्राह्मण, जो आपका दक्षिण भारत रहेगा। वहां पे समाज मैक्सिमम दो वर्णों में आपको विभाजित, ठीक। तो समाज चार वर्णों में विभाजित नहीं था। ब्राह्मण प्रशासनिक कार्य करते थे। दास जो होते थे वो क्या करते थे, इनको व्यापार में भी लगाया जाता था। इनको क्या बोलते थे, बेसबा। कारीगर जो होता था उनको वीर पांचाल बोलते थे। उत्तर भारतीयों को बड़वा बोलते थे। महिलाओं की स्थिति यहाँ पे क्या अच्छी थी, कैसे अच्छी थी बता रहे। महिलाओं को अंगरक्षकों के रूप में भी नियुक्त किया जाता था, बॉडीगार्ड के रूप में भी महिलाओं की नियुक्ति होती थी। महिलाओं को प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया जाता था। विदेशी यात्रियों के अनुसार सती प्रथा का यहाँ पे प्रचलन था। देवदासी प्रथा का भी प्रचलन था, मंदिरों में भी देवदासियां रखी जाती थी। और वेश्यावृत्ति का प्रचलन था। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये महिलाओं की स्थिति, खराब स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। लेकिन बाकियों की अपेक्षा देखो तो अच्छी स्थिति थी, क्योंकि प्रशासनिक पदों पर भी नियुक्त हो रही, अंगरक्षक वगैरह बन रही। आज की डेट में भी महिलाएं अंगरक्षक नहीं मिलती नहीं, बट यहाँ पे है। फिर स्थापत्य कला देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है विजयनगर साम्राज्य की। कि मंदिर स्थापत्य कला का प्रारंभ इसी काल में हुआ। और मंदिर स्थापत्य कला की कौन सी, द्रविड़ शैली। तीन शैली हैं, एक नागर, दूसरी बेसर और तीसरी द्रविड़। तो नागर शैली आपकी कहाँ है, नागर शैली आप यहां से जाओ विंध्य श्रेणी तक, उत्तर भारत से विंध्य पर्वत श्रेणी, और विंध्य पर्वत श्रेणी से लेकर कृष्णा नदी तक बेसर, और कृष्णा नदी से दक्षिण में आपकी द्रविड़ श्रेणी। ऐसे देखो तो जो आपकी उत्तर भारत का मैक्सिमम पोर्शन एमपी के नीचे तक। फिर कर्नाटक वगैरह दक्कन के क्षेत्र में आपको दोनों की, नागर और द्रविड़ की मिश्रित शैली मिलेगी, जिसको बेसर बोलते हैं। और तमिलनाडु वगैरह जो दक्षिण के, सुदूर दक्षिण के राज्य हैं, वहां पे क्या मिलेगी आपको, द्रविड़ शैली। चोल काल में विमान और गोपुरम, चोलकालीन स्थापत्य में पढ़ा चुका हूँ आपको एंशियंट में, वहां पे बहुत डिटेल में कराया है, तो सब पता है आपको। गोपुरम द्वार होते थे, विमान क्या होता है, पिरामिड आकार ऊपर की ओर जाता है, वो उसको विमान बोलते थे। विजयनगर में अलंकृत स्तंभ होते थे, कल्याण मंडपम होता था, अम्मान मंदिर होता था, और गोपुरमों के अलंकरण पर विशेष बल दिया जाता था। गोपुरम जो दरवाजे होते हैं उनके ऊपर बहुत सारी मूर्तियां बनाई जाती थी। आज भी आप साउथ के मंदिर देखो, ये सब मिल जाएंगे देखने। देवराय द्वितीय हैं, इसने हजारा स्वामी मंदिर का निर्माण करा, देवराय द्वितीय। ठीक, इसका कृष्ण देवराय ने विट्ठल मंदिर का निर्माण करवाया एवं नांगलपुर नामक शहर बसाया। इनकी माता का नाम था नगला देवी। तो नगला देवी के नाम पे इन्होंने नांगलपुर नामक नगर बसाया था, शहर बसाया। अच्युत देवराय मंदिर का निर्माण कराया, अपने नाम पे इसने एक मंदिर का निर्माण करवाया। यहाँ का प्रमुख आकर्षण विरूपाक्ष मंदिर तथा लोटस महल है। विरूपाक्ष मंदिर का पुनर्निर्माण विजयनगर साम्राज्य के समय हुआ था, जो विरूपाक्ष मंदिर है। मैक्सिमम काम जो है कृष्णदेवराय के समय में ही हुआ है, तो पुनर्निर्माण जो हुआ है वो भी कृष्णदेवराय के समय में हुआ। आगे आ जाते हैं, बस यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य आपका समाप्त हो गया। आपने यहाँ की आर्ट एंड कल्चर भी देख ली, स्थापत्य वगैरह, संगीत, साहित्य, जो भी चीजें हैं। ठीक है, अब अगला साम्राज्य जो मैंने बोला 1336 में विजयनगर, 1347 में आपका बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। तो बहमनी साम्राज्य अगला देखते हैं। 1347 में इसका संस्थापक कौन था, अमीरान ए सादा है, या सादा, बहुत डिटेल में जा रहे, इतना रहता नहीं कहीं। लोगों का शुरू होता है बहमन शाह से, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह या हसन गंगू भी इसको बोलते हैं यहाँ से। ठीक, इब्ने बतूता ने एक पुस्तक लिखी, रिहला। इब्ने बतूता पता है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था, काजी बनाया था इसको दिल्ली का। रिहला पुस्तक लिखी थी, 1333 के समय आया था ये। ठीक है, और फिर बाद में इसको जेल में भी डाला, फिर चीन के उस पर भी भेजा था मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसने अपनी पुस्तक रिहला में अमीरान ए सादा का उल्लेख किया है। अमीरान ए सादा ने इस्माइल मुख को अपना नेता चुना। इस्माइल मुख ने क्या किया, हसन या जफर को शासक बनाया। हसन अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से शासक, बस यहाँ से यही मुख्य शासक है। राजधानी क्या बनाई, गुलबर्गा। गुलबर्गा एक कश्मीर में भी गुलमर्ग है, और गुलबर्गा आपका क्या है, दक्कन में। फिरोज, अब अगले शासक देख लेते हैं, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह या हसन गंगू, इसका मेनली मुख्य वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ये ध्यान रखो।
तो एक अगला शासक रहेगा फिरोज। ये फिरोज शाह तुगलक नहीं है, फिरोज है। यह एक विद्वान शासक था। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद नगर बसाया था, बहुत शक्तिशाली भी था ये। फिर अहमद, यह बली अहमद एवं संत अहमद के रूप में प्रसिद्ध था। इसने बीदर को अपनी राजधानी बनाया, जो इंपॉर्टेंट होगा। हुमायूं आएंगे। यह एक जालिम क्रूर शासक थे। इससे दक्कन का नीरो, नीरो वही होता है जो बहुत सारी हत्याएं कराई हैं। तो जो आपके यूरोपियन नेम होते हैं ना, उन्हीं से तुलना की गई, क्योंकि सारा इतिहास किसने लिखा है? हमारे यूरोपियन ने। तो वो क्या करते हैं, यहाँ कोई क्रूर शासक मिलता है तो उसका नाम अपने यहाँ से तुलना करते हैं। जैसे समुद्रगुप्त को बोलते हैं कि नेपोलियन है ये। अब नेपोलियन कब आया है आपका? 1789 1800 के आसपास। और समुद्रगुप्त कब आ गए थे आपके? 1400 के आसपास। अब ये पहले आए हैं कि ये आए हैं? 1400 नहीं, ये 400 ईस्वी के आसपास आए हैं आपके समुद्रगुप्त, ठीक है, गुप्त साम्राज्य के समय। तो अब सोचो, 1400 साल पहले जो व्यक्ति आ गया, राह दिखा गया है, आप उसकी तुलना कर रहे हो इस व्यक्ति से। जब ये है तो हो सकता है इसने अनुसरण किया। तो ये अंग्रेजों ने अपने हिसाब से चीजें बनाई हैं, अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के चक्कर में हर एक चीज की तुलना अपने यूरोपीय से की। ठीक, इसे दक्कन का नीरो कहा जाता है। हर्ष को कश्मीर का नीरो कहा जाता है। तो जो हर्ष है, एक शासक था कश्मीर का, उसको क्या है? कश्मीर का नीरो कहा जाता है। अब आ जाते हैं मोहम्मद तिती, ये इंपॉर्टेंट है। इसका वजीर, प्रधानमंत्री बोल दो एक हिसाब से, राजा रहता था तो प्रधानमंत्री, महमूद गवा था, जो ईरानी व्यापारी था, व्यापार करने आया था, ठीक है। महमूद गवा, ये यूपीएससी में पूछा जा चुका, यूपी पीसीएस में भी हाल फिलहाल में 1-2 साल में पूछा गया। तो इसका वजीर कौन था? महमूद गवा था, ईरानी था, और वो वजीर तक पहुंच गया था। गवा ने बहमनी साम्राज्य को बहुत शक्तिशाली बनाया था इसने, क्योंकि होशियार भी था। गवा ने विजयनगर से गोवा को जीत लिया था। जो विजयनगर साम्राज्य है, क्योंकि ये क्या बहमनी है, तो विजयनगर साम्राज्य से क्या इनकी दुश्मनी चल रही, तो यहाँ से गोवा को जीत लेंगे। यह बहमनी साम्राज्य का स्वर्णकाल था, मोहम्मद तृतीय का काल। गवा ने बीदर को शिक्षा का केंद्र के रूप में विकसित किया एवं विश्वविद्यालय का निर्माण भी कराया। बस यहीं से इसकी तरक्की देखेंगे। विदेशी रहता है तो राजा अकेले थोड़ी रहता है कि राजा पीएम, राजा है, उसके आसपास उसकी फैमिली है, तो फैमिली भी ठीक ठाक पदों पे है। इसके बाद रिश्तेदार हैं, इसके बाद रिश्तेदार छोड़ के उसके पास अमीर हैं। अमीर लोग होते हैं उसी के धर्म के लोग, देश के लोग, आसपास के लोग, तो वो हैं, वो सब धीमे धीमे कान भरते रहते हैं। तो राजा की भी एक क्षमता होती है। फिर वो देखता है जब कान अच्छे से भर जाते हैं तो वो क्या करता है? उल्टा सीधा काम करता है। तो सेम इनका भी होगा कि गवा पड़ोसी राज्यों से पत्राचार करता था। इन्हीं सबको बेस बना के क्या हुआ, चलो पहले एक देख लो। पत्रों के संकलन को क्या बोलते हैं? रिजायुल इंसा। अब इसी पत्राचार को बेस बना के क्या होगा? गवा षड्यंत्र का शिकार हो जाएगा और मोहम्मद तृतीय से मृत्युदंड दे देगा। जब इसे मृत्युदंड दे देगा, बाद में इसको समझ में आएगा कि यही तो सब कुछ चला रहा था बंदा। अब कितना कठिन हो गया, क्योंकि जो इसके विरोधी थे, अंदरूनी विरोधी, तो अंदर से तो मीठे बने थे, लेकिन बाहर से मीठे बने, अंदर से तो उनके अंदर छल कपट था। तो वो क्या करेंगे? अब अपनी असली रूप दिखाना शुरू कर देंगे। तो परेशान होकर ये भी आत्महत्या कर लेगा। फिर आएंगे इसके समय में और चीजें देख लो क्या हुई। सभी आर्थिक शक्तियों पर अमीर अली बरीद का अधिकार था मोहम्मद के समय में। अमीर अली बरीद, अमीर अली बरीद को दक्कन की लोमड़ी कहा जाता है। तो कुछ क्वेश्चन है कि किसको क्या कहा जाता है, बस ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं और कुछ नहीं बनते। नहीं तो काफी डिटेल में दे देते हैं इनको कि क्या है, कब क्या युद्ध हुए, क्या नहीं हुआ। बहुत सारे युद्ध हुए इसमें भी, लेकिन कोई मतलब नहीं है उनका, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है वो ये है कि बरार है यहाँ पे किस वंश का शासक था। तो बरार में इमाद शाही वंश का। इनका शासक का नाम जानो या ना जानो कोई इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन वंश का नाम जानो, ऐसे आपको मैचिंग आ जाए। बीजापुर में आदिल शाही है ना, इब्राहिम आदिल शाह, गोल गुम्बद बीजापुर में बनाया समुद्र के अंदर। अहमदनगर में निजाम शाही, अहमदनगर महाराष्ट्र में निजाम शाही। गोलकुंडा में कुतुब शाही और बीदर में बरीद शाही। ये पूछना है, पांचों मैचिंग में आते हैं। इन पे शासक कौन था, किसने स्थापना की थी? तो बरार में फतेह उल्ला इमाद शाह, बीजापुर में यूसुफ आदिल शाह, अहमदनगर में मलिक अहमद निजाम और गोलकुंडा में कुली कुतुब शाह। तो इसी के, इन्हीं का जो सरनेम था उसी पे ही वंश की स्थापना हुई। और बीदर में अमीर अली बरीद। अब जान लेते हैं बनवाई बनकर के राज्यों की बात। बीजापुर रहता है सबसे पहले, सबसे बड़ा यही रहता है। संस्थापक कौन है? यूसुफ आदिल शाह। और इसके बाद इब्राहिम आदिल शाह आते हैं। इब्राहिम आदिल शाह के बारे में क्या, यह जगत गुरु एवं अबला बाबा के नाम से प्रसिद्ध था।
इसकी पुस्तक का नाम क्या है? किताब ए नौरस। इब्राहिम आदिल शाह के बारे में बात हो रही। नौरसपुर नामक इसने शहर बसाया। फरिश्ता जो था एक कवि था, बहुत बड़ा कवि और लेखक, ये इसके समकालीन था और इसने पुस्तक लिखी तारीख फरिश्ता। इसने कुछ इमारतों का निर्माण करवाया जिसे इब्राहिम का रोजा कहा जाता है। फिर मोहम्मद आदिल शाह आएंगे। बीजापुर में स्वयं के मकबरे का निर्माण करवाया जिसे गोल गुंबज कहा जाता है। ये आज भी बिल्डिंग है, समुद्र के अंदर है, बहुत सही दिखती है। तो मोहम्मद आदिल शाह। मध्यकालीन भारत का सबसे बड़ा गुंबद यही है। गोलकुंडा के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ का संस्थापक कौन है? कुली कुतुब शाह। ये तो पता है ना, बीजापुर और गोलकुंडा को फिर दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली साम्राज्य में कौन मिलाता है? औरंगजेब, है ना, पिछली क्लास में ही पढ़ा था आपने। तो इसने हैदराबाद शहर बसाया। हैदराबाद का प्राचीन नाम हृदय नगर था, इसलिए तो योगी जी जाते हैं कि इसका फिर से नाम हृदय नगर कर देंगे, है ना। इसे दक्कनी उर्दू का जन्मदाता भी कहा जाता है, कुली कुतुब शाह को। बस इतने ही इंपॉर्टेंट थे। यहाँ पर आपकी आज की क्लास समाप्त होती है। ये हमारे 2 बैचेज चल रहे हैं, एक चल रहा है बीपीओ का पेड बैच और दूसरा चल रहा है जूनियर असिस्टेंट का पेड बैच। इसमें आपको बीपीओ के पेड बैच में क्या मिल जाएगा? पंचायती राज पर सारी वीडियो क्लासेज मिल जाएंगी और उनकी पीडीएफ आपको सिंगल पीडीएफ में मिल जाएगी 346 पेजेज की। सिंगल पीडीएफ आपको कंप्यूटर की मिल जाएगी 280 पेजेज की। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज टेस्ट मिल जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचो कि ये सारा जितना भी आपका कंटेंट है इसको हमने थ्योरी फॉर्म में कवर करा दिया, फिर वो सारा कंटेंट आपका किस में आ गया? एमसीक्यूज फॉर्मेट में, प्लस और भी एमसीक्यूज आ गए जो मार्केट में कहीं पर भी थे, वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। टोटल हमने 12 टॉपिक्स में पूरा पंचायती राज डिवाइड किया था। हर टॉपिक पर एक टेस्ट है और हर टेस्ट में आपके 150 से 200 क्वेश्चन हैं। तो ये आपका कहीं से फिर बाहर रहता ही नहीं है कोई क्वेश्चन। यहाँ से आपका 2 तरीके से कवर हो जाएगा, एक थ्योरी क्लास है और दूसरा टॉपिक वाइज एमसीक्यूज टेस्ट। 12 टेस्ट तो ये हैं, प्लस 15 टेस्ट फेज 1 में हुए थे, उसमें भी सब में किसी में 100 क्वेश्चन है मिनिमम, किसी में 150। तो टोटल 27 टेस्ट आपको पंचायती राज पर मिल जाएंगे। इसके बाद कंप्यूटर पर भी आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट मिल जाएंगे 12, हर टॉपिक पर एक। वैल्यू एडिशन क्लासेज मिल जाएंगे, इनकी पीडीएफ मिल जाएंगी, ठीक है। वैल्यू एडिशन पे हमने क्या किया? पंचायती राज पर वैल्यू एडिशन मीन्स वो कंटेंट जो क्लासेज और टॉपिक वाइज एमसीक्यू से बाहर का था, किसी भी बुक में था, तो पंचायती राज पर भी है वो आपका। इसके बाद स्कीम्स पर भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पे स्कीम्स पर है, प्लस यूपी गवर्नमेंट की स्कीम्स पर है। वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। यूपी स्पेशल वीडियो क्लासेज और पीडीएफ मिल जाएंगी। टास्क करने का आपको मौका मिलता है। टास्क करते हो तो एक तो आप खुद परफॉर्म करते हो, आपकी एक आदत डेवलप होती है, प्लस उससे आपको मौका मिलता है सुपर ग्रुप में जाने का। इसके बाद रेगुलर ग्रुप कॉल होती रहती है, तो आपके जो भी डाउट्स होते हैं, क्वेरीज होती है, स्ट्रेटजी होती है, वो आपको मिलती रहती है, ठीक है। फीस 299 है। पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे कुछ भी कर सकते हो, इस नंबर पर करना है। नेम ये चेक कर लेना। इसके बाद टेलीग्राम या व्हाट्सएप में से किसी एक पर आपको भेज देना है, थोड़ा वेट कर लेना है, आप जोड़ दिए जाओगे पेड बैच में। अगर कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। सेम बैच हमारा जूनियर असिस्टेंट का भी चल रहा है। यहाँ पे भी आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, टॉपिक वाइज एमसीक्यू, रिवीजन प्रोग्राम मिल जाएगा। इसके बाद टास्क मिल जाएंगे, वैल्यू एडिशन क्लासेज, फुल टेस्ट और रेगुलर गाइडेंस। यहाँ पे भी सेम सारी चीज़ें हैं। बहुत अच्छा ये बैच चल रहा है। यूपी पीसीएस से ऊपर लेवल का आपको यहाँ पर कंटेंट कराया जा रहा है, ठीक है। बैच फीस 299 ही अब कर दी है सारे स्टूडेंटों की डिमांड पर। फ़ोनपे और पेटीएम कुछ भी इस पर भी कर सकते हो, सेम प्रोसेस है जो बीपीओ का था। इस नंबर पर पे करना है और ये नेम चेक कर लेना है, स्क्रीनशॉट यहाँ भेज देना। चलिए अभी के लिए इतना ही। आप लोग शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।